स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से। और जैसा कि कल आपको बताया था, हमने चैप्टर अपना स्टार्ट किया था। बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर अम्ल धातु धातु या धातु ये वाला चैप्टर करना है हमें। तो मैंने यही स्टार्ट कर दिया था। मैंने धातु अधातु पढ़ा दिया था, उपधातु पढ़ा दिया था, और इसमें अंतर बता दिए थे कि इसमें अंतर कौन कौन से होते हैं। तो इसमें मैंने कल आपको क्या कहा था बेटा कि मैं पढ़ाऊँगा आपको मिश्र धातु। क्या पढ़ाऊँगा? मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखो बेटा, कल हमने धातु पढ़ लिया था। तो क्या करेंगे हम? दो या दो से ज़्यादा धातुओं को क्या करेंगे? गलित अवस्था में, यानी कि जहाँ पे वे गल जाए, ऐसी अवस्था में क्या करेंगे? मिला देंगे। और मिलाने पे क्या होगा? एक मिश्रण मिलेगा जो हमारा क्या कहलाएगा? मिश्र धातु। ठीक है, क्या कहा? दो या दो से ज़्यादा धातुओं को हमने आपस में मिलाया गलित अवस्था में, और मिलाने पे क्या होगा? एक मिश्रण मिलेगा। उस मिश्रण को ठंडा कर देंगे, और ठंडा करने पे क्या हो जाएगा? उसे कहेंगे हम मिश्र धातु। तो देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाने पर एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? समांगी मिश्रण। ओके, और क्या लिखेंगे? इस मिश्रण को ठंडा करने पर, ठीक है बेटा, इस मिश्रण को ठंडा करने पर यह मिश्रण ठोस के रूप में, हार्ड हो जाता है बिल्कुल बेटा, ठोस के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, ठोस के रूप में प्राप्त होता है, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहेंगे? मिश्र धातु। नोट कर लें। हो गया? सभी का हो गया? इसके बाद बेटा आपको क्या करना है? इसको आपको एक सारणी बनानी है, एक सारणी निर्मित करनी है हमें। ठीक है, तो देखिए, इसमें क्या करेंगे? क्रम संख्या आएगी पहले, क्रम संख्या, फिर क्या आएगा? मिश्र धातु। क्या आ जाएगा? मिश्र धातु। फिर क्या आ जाएगा बेटा? संगठन, यानी किस किस से मिलके बनेगा। और एक आ जाएगा उपयोग। क्या आ जाएगा बेटा? एक उपयोग। ओके, तो पहला देखिए, पीतल। कौन सी मिश्र धातु ली है? पीतल ली है। अब देखो बेटा, पीतल किस किस से मिलेगा? कॉपर और जिंक को आपस में मिला देते हैं। दो धातु हमारी, कॉपर व जिंक। कॉपर को लेंगे 80% और जिंक को लेंगे 20%। ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे, और मिलाने पे क्या होगा? पीतल बन जाएगा। और उपयोग क्या करेंगे? बर्तन व तार बनाने में, ठीक है, मशीनों में, मूर्तियों में। ठीक है बेटा, इनमें इनका यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली मिश्र धातु। ठीक है, फिर क्या होगा? नंबर 2, कांसा। कांसा भी एक हमारी क्या होती है? मिश्र धातु होती है। इसमें क्या करते हैं? कॉपर और टीन का प्रयोग करते हैं बेटा। कॉपर 80% और टीन 20%। ठीक है बेटा, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग बेटा बर्तन व मूर्ति बनाने में होता है।
बर्तन व मूर्ति बनाने में। ठीक है, दोनों नोट करो जल्दी से। तीसरा आ जाएगा बेटा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, ठीक है। इसमें क्या होगा, कॉपर और जिंक। क्या यूज होगा, कॉपर और जिंक, ठीक है। और साथ में बेटा इसमें एक और आता है निकिल। क्या आता है, निकिल। इन तीन से मिलाकर आपका क्या बनता है, जर्मन सिल्वर बनता है। 60% आपका कॉपर यूज होता है, 20% जिंक और 20% ही आपका क्या यूज होता है, निकिल। क्या यूज होता है, निकिल, ठीक है बेटा। और इसका उपयोग क्या होगा, जेवर, बर्तन, मूर्ति बनाने में। ये हो गया इसका तीसरा, थर्ड। नोट करें, तीसरी मिश्र धातु के लिए बता दिया बेटा, इसमें यूज होगा। फिर आ जाएगा नंबर 4। कौन सा, नंबर 4। ये तो बेटा सब जानते होंगे, नंबर 4 वाला सबको पता होगा, सबको A to Z। देखिए, स्टेनलेस स्टील, याद आ गया। दुकानदार से बर्तन लेने जाते हो, क्या कहता है, स्टेनलेस स्टील का है। हाँ, याद आ गया। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपका लोहा होता है, ठीक है। आयरन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। क्रोमियम होता है, निकिल होता है और कार्बन होता है। ये सब मिले होते हैं कुछ कुछ मात्रा में, ठीक है। तो क्या कहेंगे, बर्तन, मूर्ति, मशीन के पुर्जे व ऑपरेशन के औजार। एक मिनट, गलत हो गया, ऑपरेशन ऐसे लिखा जाएगा, औजार बनाने में। ठीक है, चौथा हो गया, नोट कर लो फोर्थ को भी। और नंबर 5 यानी कि लास्ट, टांका। इसमें क्या होता है बेटा, लेड और टीन का बनता है, लेड और टीन। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, यानी कि विद्युत उपकरण में। लो बेटा, नोट कर लीजिए अपनी इस पूरी सारणी को, बहुत ही महत्वपूर्ण सारणी बताई मैंने आपको। इसमें पेपर में कोई सी भी पूछ सकता है कि कांसे में कौन कौन सी में धातु, कांसा कौन सी धातु से मिलकर बनता है। इसमें पूछ सकता है स्टेनलेस स्टील कौन सी धातु से मिलकर बनता है, पीतल कौन सी धातु से मिलकर बनता है, टांका कौन सी धातु से मिलकर बनता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। नोट हो गया। चलो बेटा, अगला टॉपिक देखिए, नेक्स्ट है आपका अमलगम। अब कहोगे जी ये क्या है, तो बेटा देखिए, मरकरी, मरकरी, मरकरी का फॉर्मूला होता है Hg, और इसको बोल देते हैं पारा। क्या बोल देते हैं, पारा। ये बेटा देखिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे, सामान्य ताप पे क्या होता है, द्रव होता है। क्या होता है, द्रव। मान लीजिए आपने क्या ले लिया, पारा ले लिया, इसमें Hg ले लिया, ठीक है बेटा। क्या ले लिया, Hg ले लिया। और इसमें आपने क्या करा, इसमें आपने कोई भी धातु डाल दी, मान लीजिए आपने कॉपर डाल दिया। क्या डाल दिया, कॉपर। तो अब क्या होगा, कॉपर प्लस Hg,
भाई इसमें क्या क्या मिल गया, अब इसमें कॉपर भी है और इसमें Hd भी है। ठीक है, तो ऐसा विलयन जिसमें क्या होगा, जिसमें हमारे जो पारा है, पारे के द्रव में कोई धातु मिली होगी, वो क्या कहलाएगा, अम्लगम। ठीक है, देखो ये क्या हमारा कोई पात्र है, इसमें क्या है हमारा पारा, और पारे में हमने क्या करा, कोई धातु मिला दी, कोई धातु मिला दी। धातु मिलाने पे क्या होगा बेटा, धातु मिलाने पे यह होगा कि जो हमारा ये पारे वाला धातु, ये पारे वाला मिश्रण है, इसमें जो आपका कॉपर मिला दिया, मिलाने के बाद में जो विलयन बन रहा है, ये विलयन क्या कहलाएगा, अमलगम कहलाएगा। ठीक है, तो लिखिए परिभाषा, देखो पारा मरकरी धातु है, भाई धातु है तो, लेकिन क्या होता है, साधारण ताप पे क्या होता है, द्रव होता है, परंतु यह सामान्य ताप पर द्रव है। अनेक धातुएं पारे में घुल जाती है। अनेक धातु क्या होती है, पारे में घुल जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त विलयन अमलगम कहलाता है। अमलगम कहलाता है। नोट कर लो प्यारे बच्चों, सभी नोट कर लेंगे अमलगम की परिभाषा। हो गया, जिसका हो जाएगा बेटा हेडिंग डाल लेना विभव। कक्षा 10 में भी आएगा बेटा ये फिजिक्स में। अच्छा कक्षा 10 में तो पढ़ ही रहे हैं, माफ़ कीजिए, कक्षा 12 में। ठीक है, कक्षा 12 में फिजिक्स में दोबारा से आएगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, विभव क्या होता है, अनंत पे हमारा क्या रखा है, अनंत पे कोई आवेश रखा है, उसको क्या करेंगे, ठीक है, आप इसको मान लीजिए, अनंत पे क्या रखा है, कोई आवेश मान लो या कोई वस्तु मान लो। ठीक है, अनंत पे क्या रखे, कोई वस्तु या आवेश, इसको क्या करोगे, अनंत से लेके आओगे, तो लाने में आपको कुछ काम करना पड़ेगा। वस्तु को या आवेश को क्या करोगे, अनंत से लाओगे, लाने में आपको कुछ ना कुछ काम जरूर करना पड़ेगा, और जो आपको काम करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका विद्युत विभव। क्या कहलाएगा बेटा, विभव। तो देखिए, किसी वस्तु का विद्युत विभव कार्य की उस मात्रा के बराबर होता है कार्य की उस मात्रा के बराबर होता है जो इकाई धनावेश, यानी कि एक धनावेश एकांक धनावेश को, इकाई धनावेश को अनंत दूरी से उस वस्तु तक लाने में करना पड़ता है। ठीक है बेटा, यहां से हम 3 नोट डाल के लिखेंगे। धनावेशित वस्तु का विभव धनावेशित होता है। ठीक है बेटा, धनावेशित होता है। ऋणावेशित वस्तु का ऋणावेशित होता है।
उदासीन वस्तु का विभव शून्य होता है। ठीक है बेटा, ये 3 नोट में डाल लीजिए बात और ये लिख लीजिए, शून्य होता है। नोट करें जल्दी से। नोट कर लीजिए। नोट हो गया, जल्दी से करें। चलो आगे देखिए, इलेक्ट्रोड व इलेक्ट्रोड विभव। अगली हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रोड व इलेक्ट्रोड विभव। नोट कर लीजिए, ये हो गया। देखिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कोई धातु की छड़ ले ली, मान लीजिए ये आपकी क्या है, कॉपर धातु की छड़ मान लो। हमने क्या करा, इसे इसी के लवण में डुबो दिया, इसी के इसके लवण में डुबा दिया। मान लीजिए आपने किस में डुबो दिया, CuSO4 में डुबो दिया। ठीक है, किस में, CuSO4। यहाँ लिख देता हूँ सही से। आपने क्या करा, एक धातु की छड़ ली कॉपर की और इसी को क्या करा, उसी के विलयन में डुबो दिया। ये आ रहा ना कॉपर, तो कॉपर को क्या करा, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। तो क्या कहेंगे, ये जो आपकी धातु की छड़ है, ये जिस लवण में डूबी हुई है, ठीक है, ये धातु की छड़ क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोड। और जो इस पे विभव बनेगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव। फिर से सुनिए क्या होगा, हमने कोई धातु ली सॉरी धातु की छड़, हमने क्या ली, धातु की छड़ ली और उस धातु की छड़ को क्या करा, उसी के विलयन में डुबो दिया। धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबो दिया। तो डुबोने पर क्या होगा, जो ये धातु की छड़ है कहलाएगी इलेक्ट्रोड, और जो हमारा इस पे विभव उत्पन्न होगा, इस पे जो भी विभव उत्पन्न होगा ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोड विभव। तो देखिए, जब किसी धातु की छड़ को, ठीक है बेटा, जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के घोल में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर क्या होता है बेटा, धातु की छड़ पर, धातु की छड़ पर मैंने आपको 2 अभिक्रिया पढ़ाई थी, अब देखो याद करना कौन कौन सी, ऑक्सीकरण व अपचयन, दोनों याद करो, मैंने आपको पढ़ाई थी। ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है, ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रिया होती है। इसके बाद में क्या कहेंगे, किसी धातु के लवण में डूबी हुई उस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तथा धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव को
इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, और देखो बेटा जो पूरा उपकरण बना है, जो पूरा यंत्र बना है, ये क्या कहलाएगा? ठीक है, इस यंत्र को या इस संयंत्र को अर्धशैल कहते हैं। क्या कहेंगे? अर्धशैल कहते हैं। नोट कर लो, नोट कीजिए सभी। नोट हो गया? नोट हो गया? नेक्स्ट हेडिंग देखो बेटा, मानक इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखो इसी समझाता हूँ मानक इलेक्ट्रोड। बेटा हम क्या करेंगे, जब हम किसी शुद्ध धातु की छड़ को क्या करेंगे उसके लवण में, धातु की छड़ को उसके लवण में 1 मोलर में क्या करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पे डुबोएंगे। इस बार कंडीशन रख दी कितनी, 1 मोलर में क्या करना है, 25 डिग्री सेल्सियस पे डुबोना है। किसी धातु की छड़ को उसके लवण में क्या करना है, 1 मोलर को 25 डिग्री सेल्सियस पे डुबोना है। पहले तो ऐसे डुबो रहे थे कि ऐसे डुबो दो। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस में जब आप इसे डुबो दोगे, ठीक है, तो जो ये धातु की छड़ है क्या कहलाएगी, मानक इलेक्ट्रोड। फिर से सुनो क्या कहा, देखो इलेक्ट्रोड में क्या था, जब किसी शुद्ध धातु की छड़ को हमने क्या करा, उसी के विलयन में डुबो दिया, तो ये छड़ क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोड। लेकिन अगर हमने किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में क्या करा है, 25 डिग्री सेल्सियस पे डुबोया है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो क्या कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी मानक इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या कहलाएगी, मानक इलेक्ट्रोड। और जो इसकी छड़ पे उत्पन्न होगा विभव, वो क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या कह रहा था, इलेक्ट्रोड विभव, वो कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं, परिभाषा लिखते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के 1 मोलर विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस पर डुबोया जाता है, डुबोया जाता है, तो विलयन में डूबी धातु की छड़ मानक इलेक्ट्रोड कहलाती है। वह धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सभी। नोट कर लिया बच्चों आपने सभी ने, सभी का नोट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या, विद्युत रासायनिक श्रेणी। बेटा 3 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
3 नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, 3 मार्क्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपका होने वाला है। और प्यारे बच्चों, अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आज आपको पढ़ाया है, क्या क्या पढ़ाया है, मिश्र धातु की सारणी, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड एंड मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो अब क्या करेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी को कल से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बर्डन नहीं डालना, धीरे धीरे मजे में मस्ती में पढ़ते हुए चलेंगे और टेंशन फ्री बिल्कुल। ओके, कोई टेंशन नहीं, कोई लोड नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मजे में चलते रहिए। ओके, आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में। जब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट इन टॉपिक्स को रिवाइज करें, अच्छे से पढ़िए। अगर कोई डाउट आ रहा है तो ज़रूर पूछिए। ठीक है, बार बार पढ़ते रहिए, बार बार कंटिन्यू रिपीट करते रहिए। अगर कहीं भी दिक्कत आती है बेटा, इसमें नहीं, कोई भी चैप्टर हो, ठीक है, आपका कोई भी चैप्टर हो उसी को लेके आइए, मैं आपकी ये सारे टॉपिक्स क्लियर कराऊंगा अच्छे से। ठीक है बेटा, तो चलिए इसी के साथ में आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।